नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद पे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने लास्ट सेशन में एक MCQ सीरीज दी थी, उसके साथ साथ हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी करते चलेंगे। तो लास्ट जो थ्योरेटिकल पोर्शन किया था हमने, वो किया था अंतः और बहिर्स्त्रावी तंत्र के बारे में, यानी हमने पढ़ा था ग्रंथियों के बारे में। अब ग्रंथियों के साथ हम टैग करते हैं किसको? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यानी हम जनन या प्रजनन तंत्र को। तो पहले हम सीखना चाहेंगे कि जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में जो सबसे पहले इन्वेंशन लेकर आया था बायोलॉजी के अंदर, वो कौन लेकर आया था? जिसने जीवों को बांटा किसके अंतर्गत? कशेरुक और अकशेरुक, यानी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इनमें जो बंटवारा किया वो किस बंदे ने किया था? यानी उसका नाम था एरिस्टोटल, यानी जिसे हम अरस्तु कहते हैं। और ये वही अरस्तु है जिसे हम जीव विज्ञान का जनक या हम क्या कहते हैं उन्हें? पिता। साथ में हम जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का भी पिता किन्हें कहते हैं? एरिस्टोटल को कहते हैं। तो इसी एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने क्या किया था? जो जीव जनन करते हैं, इस एरिस्टोटल ने जीवों को जनन के आधार पर या जीवों में जनन के आधार पर दो भागों में बांटा था। तो जीवों को जो दो भागों में बांटा था, एक बांटा था एनैमा और दूसरा बांटा था इनैमा, यानी इन्होंने दो भाग बनाए थे। ये दो भाग किसके अंतर्गत बनाए थे? तो उन्होंने इन दो भागों का जो वर्णन किया था प्यारे बच्चों, वो किया था लाल रक्त के आधार पर। तो जो इनैमा वाले जंतु थे, ये जो इनका रुधिर था बिना लाल रुधिर के थे, ये बिना लाल रुधिर वाला जो वर्ग बनाया वो कौन सा बनाया? एनैमा। और जो लाल रुधिर वाला वर्ग बनाया वो कौन सा बनाया था? इनैमा। यानी लाल रुधिर वाला जो वर्ग है इसे उन्होंने नाम इनैमा दिया है, और जो आपके पास बिना लाल रुधिर वाला वर्ग है उसे नाम एनैमा दिया है। अब जो इनैमा था इसमें भी आगे चलकर दो हिस्से बनाए इन्होंने। एक बनाया था कशेरुक का और एक बनाया था अकशेरुक का। यानी कुछ जो जंतु है कशेरुकियों में बांटे थे और अकशेरुकियों में, तो वो इनके चलते आगे कुछ लाल रुधिर वाले हैं वो अकशेरुक हैं। इन वर्टिब्रेट में जैसे हमारे पास एनिलिडा आता है उनमें लाल रुधिर पाया जाता है, वो एक कॉम्बिनेशन ग्रुप है। लेकिन यहाँ जो बंटवारा होता है वो होता है हमारे पास अंडयुज का और जरायुज का। तो अंडयुज जो होते हैं वो होते हैं ओविपेरा। ओविपेरा यानी जो अपने बच्चों को जन्म अंडे से देते हैं वो होते हैं अंडयुज, और जो सीधा शिशु को जन्म देते हैं, ऑफस्प्रिंग बर्थ देते हैं एक फर्टस की, वो क्या होते हैं? आपके जरायुज। तो जरायुज आपके पास क्या कहलाते हैं? विविपेरा। तो यानी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैमेलियंस जो आते हैं, स्तनधारी जो आते हैं, वो किसके अंतर्गत हैं? तो वो आपके प्यारे बच्चों जरायुज के अंदर है। तो हमारे पास जो एरिस्टोटल था उस बंदे ने पहले जीवों को दो वर्ग में लिया, पहले एनैमा और इनैमा, लाल रक्त वाले और बिना लाल रक्त वाले, या लाल रुधिर या बिना रुधिर लाल रुधिर वाले। तो लाल रुधिर वाले थे वो आगे बांट दिए गए अंडयुज और किसमें? जरायुज में। अंडयुज में जो वर्ग आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से आते हैं। फिशरीज आती है, नंबर एक मत्स्य वर्ग आता है। दूसरे नंबर पर एम्फीबियन यानी उभयचर वर्ग आता है जिसमें मेंढक वगैरह पड़ते हैं। तीसरा हमारे पास कौन सा आता है? सरीसृप, यानी जिन्हें आप क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। और इनके साथ जो आकाश में उड़ते हैं कौन सा वर्ग है? एविज। एविज क्या होते हैं? आपके पक्षी। उसके साथ जो जरायुज में बांटा वो क्या थे? बड़े जंतु। तो जंतुओं में जो असली मैमेलियन है यानी स्तनधारी, उनको किस कैटेगरी में रखा है? वो आपके पास प्यारे बच्चों जरायुज में रखा है। यानी जो आपके पास स्तनधारी है ये भी आगे चलकर दो वर्ग में बंट जाता है। एक आपके पास प्रोटोथीरिया और एक आता है थीरिया। थीरिया में जो बंटवारा होगा वो मेटाथीरिया और यूथीरिया में बंटेंगे। तो आप याद रखना, जो आपके पास मैमेलियंस है, तो जो मैमेलियंस हैं ये भी आगे चलकर बंटवारे में आएंगे। तो मैमेलियंस जैसे आप पढ़ते हो तो पहले इनके दो वर्ग बनाए जाते हैं।
तो मैमेलियन के जो स्तनधारियों के जो दो वर्ग बनते हैं उसमें एक वर्ग बनता है प्रोटोथीरिया, यानी एक वर्ग कौन सा है, प्रोटोथीरिया है, और दूसरा जो वर्ग है वो आपके पास कौन सा है, थीरिया। और जो थीरिया वर्ग है ये आगे चलकर कितने भाग में जाता है, दो में। एक का नाम है अपने पास मेटाथीरिया और दूसरा आपके पास कौन सा है प्यारे बच्चों, यूथीरिया। यूथीरिया में क्या है, युथ, युथ में कौन हो तुम, और यूथीरिया में हम आते हैं। यानी जो स्तनधारी अपने, इसमें थोड़ा सा एक साइड से दिख नहीं रहा है, बैक करके थोड़ा सा इरेज करके लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो थीरिया वर्ग है दो भाग बांटे यहाँ पाने, एक प्रोटोथीरिया और दूसरा यहीं लिख देता हूं नंबर 1 और नंबर 2। तो एक नंबर पे प्रोटोथीरिया है, दूसरे नंबर पे यूथीरिया है। जो यूथीरिया वर्ग है ये आपके पास दो वर्ग में जाता है। एक वर्ग कौन सा आता है इसका, मेटाथीरिया, और दूसरा वर्ग कौन सा आता है आपके पास, यूथीरिया। यूथीरिया में क्या है, हम युथ, और हम ही आते हैं किस वर्ग में, यूथीरिया में। यानी जो स्तनधारी हैं, जो ज्यादा स्तनधारी हैं जिसमें हम हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, आपके पास यूथीरिया, और एक क्या है, मेटाथीरिया। तो दो वर्ग बनाए हैं हमने किससे, थीरिया से। थीरिया से जो वर्ग बनाए हैं, यूथीरिया नहीं है, थीरिया। थीरिया में वर्ग बनाए हमने दो, एक बनाया यूथीरिया और एक मेटाथीरिया। जैसे जो प्रोटोथीरिया होते हैं ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अंडे देने वाले स्तनधारी। क्वेश्चन आता है कि जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं वो कौन से हैं, तो अंडे देने वाले जो स्तनधारी आते हैं वो आपके पास प्रोटोथीरिया होते हैं। और जो स्तनधारी अपने शिशुओं को जन्म देते हैं तो उनका शिशु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, वो उनके बाहर आकर एक थैली में पलता है जिसे हम मार्सुपियल बैग कहते हैं। तो मार्सुपियल जो थैली होती है वो किस में पाई जाती है, आपके पास मेटाथीरियन में पाई जाती है। तो यानी मार्सुपियल जो आपके पास मार्सुपियल थैली होती है, मार्सुपियल जो बैग है वो आपके पास किस में पाया जाता है, तो वो खास तौर पर किस संघ के स्तनधारियों में होता है, वो आपके पास मेटाथीरिया में होता है। और मेटाथीरिया इसमें खास तौर पर कौन से आते हैं, मैक्रोपस। जो मैक्रोपस वर्ड होता है, मैक्रोपस होता है एक, और एक डाइडेल्फिस होती है, दो चीजें हैं। और डाइडेल्फिस और मैक्रोपस, जो आपके पास मैक्रोपस है ये आपके पास क्या होता है, कंगारू, जो आपके पास खास तौर पर कहां पाया जाता है, तंजानिया के खुले मैदानों में और ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पर कंगारू बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास इसकी, एक तरह से थीरियन, प्रोटोथीरियन, यूथीरियन यानी मैमेलियन, ये हमने बता दिया आपको। जरायुज में आते हैं। जरायुज और अंडयुज का अर्थ भी हमने बताया था कि जो सीधा अंडे देने वाले, यानी अंडे से जीव जो पैदा होते हैं, तो अंडे देने वाले जो वर्ग हैं, अंडे देने वाले जो प्राणी हैं कशेरुक, यानी ये अंडे देने वाले क्या हैं, कशेरुक हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। और ये आपके पास सीधा शिशु को जन्म देने वाले होते हैं। तो सीधा जो शिशु को जन्म देते हैं, सीधा शिशु को जन्म देने वाला जो वर्ग है वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों, जरायुज होता है। अब बात आती है कि जो जनन होता है, जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से। एक क्वेश्चन और भी याद रखना कि लाल रुधिर कण के अंतर्गत जो टैग मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से कशेरुक हैं जिनमें लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। बाकी जितने कशेरुक हैं जिनकी आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसे दो जीव हैं, ऐसा भी वर्ग है जीवों का जिसमें लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो आरबीसी के अंदर केंद्रक कौन से स्तनधारियों में मिलता है, कौन से कशेरुकियों में मिलता है, तो उसमें आपके पास एक तो आता है लेमा और दूसरा आपके पास आता है ऊंट यानी कैमल। तो लेमा और जो ऊंट है इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये अपवाद है, ये भी आपको याद रखना। आगे अब बात आती है कि हमारे पास जो प्रजनन तंत्र है वो कैसे चलता है। प्रजनन, तो प्रजनन हमने बताया कि अंडे देने वाले भी होते हैं और क्या है, सीधा शिशु को जन्म देने वाले भी होते हैं। तो जो प्रजनन है
वो आपका खास तौर पर अलैंगिक और कैसा होता है, लैंगिक। तो आपके पास जो लैंगिक जनन है वो पढ़ना है हमें, यानी जो रिप्रोडक्शन है हमारे पास, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है हमारे अंदर स्तनधारियों में खास तौर पर कैसा होता है, लैंगिक। तो लैंगिक जनन भी आपके पास दो प्रकार का आता है। लैंगिक जनन एक सूक्ष्म जीवियों में भी देखने को मिलता है और एक कशेरुकियों में भी। तो यानी लैंगिक जनन जो है वो आपका दो तरह का है, एक सिंगैमी होता है, एक आपके पास क्या होता है, सिंगैमी। सिंगैमी को हम क्या कहते हैं, युग्मक। यानी जो आपके पास युग्मक संलयन जो होता है, युग्मक संलयन यानी सिंगैमी फ्यूजन। दूसरा अपने पास कौन सा होता है, संयुग्मन। दूसरा होता है संयुग्मन। संयुग्मन जो होता है इसे कहते हैं कंजुगेशन, कि आपके पास दो तरह का लैंगिक जनन है। जो कंजुगेशन है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान, यानी जो आपका अनुवांशिक पदार्थ है कौन सा, डीएनए। यानी इस प्रजनन में क्या करते हैं, संयुग्मन में क्या होता है, सिर्फ अनुवांशिक जो पदार्थ है, हेरिडिटरी जो मटेरियल है आपकी बॉडी का, हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। जिन जीवों में अनुवांशिक पदार्थ का ही आदान प्रदान हो, यानी सिर्फ और सिर्फ आदान प्रदान किसका हो, केवल और केवल अनुवांशिक पदार्थ का, तो वहां पर जो जनन होता है वो आपका क्या कहलाता है, संयुग्मन। और ये खास तौर पर किन में देखने को मिलता है, एक कोशिकीय जीवाणुओं में मिलता है। यानी जो आपके जीवाणु हैं उनमें लैंगिक जनन की बात आती है तो संयुग्मन, कंजुगेशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान है। और होता किससे है, ये बाह्य माध्यम। और इनके लिए जो बाह्य माध्यम कार्य करता है वो खास तौर पर, जैसे हम एग्जाम्पल ले विषाणु, यानी विषाणु के थ्रू जीवाणुओं के डीएनए का आदान प्रदान हो तो वो हमारे पास अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संयुग्मन। और डीएनए तो हुआ अनुवांशिक पदार्थ, और अनुवांशिक इकाई भी आप लोग याद रखें कि अनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है, यानी हेरिडिटरी यूनिट किसे कहा जाता है। अनुवांशिक जो इकाई है वो कौन सी है आपके पास, तो अनुवांशिक इकाई क्या होती है, जीन। और अनुवांशिकी के पिता कौन कहलाते हैं, ग्रेगर मेंडल। यानी आपके पास जो ग्रेगर मेंडल है वो आपके क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटरी इफेक्ट के बारे में सबसे पहले मेंडल ने ही क्या तथ्य बनाए थे, 3 नियम भी दिए थे। अब जो सिंगैमी बांटते हैं ये आपके पास किस तरीके से बांटे जाते हैं, तो सिंगैमी आपके पास नंबर 1 जो बंटवारा होता है वो जनक के आधार पर होता है, यानी जनकों की संख्या के आधार पर। यानी जो जनक हैं वो एक ही जैसा है या जनक दो भिन्न है। तो नंबर 1 पहले आते हैं जो जनन, जनक जो हैं जनक के आधार पर, और दूसरा होता है युग्मक संरचना के आधार पर। यानी एक तो होता है युग्मक संरचना के आधार पर, और दूसरा जो आपके पास है वो किसके आधार पर होता है, जनक के आधार पर। यानी जब जीवों का जनन हो जिसमें 2 जीव हिस्सा लें, यानी जिसमें नर और मादा अलग अलग हों तो वो क्या कहलाते हैं, और जिसमें दोनों जो लैंगिक अंग है वो एक ही जीव में पाए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो हुआ जनक के आधार पर। तो जो जनक के आधार पर है नंबर 1, जनक के आधार पर जो पहली चीज आती है उसमें हम बात करते हैं किसकी, एक्सोगैमी की। एक्सोगैमी जो होता है ये बाह्य युग्मी कहलाता है। एक्सोगैमी क्या होता है, बाह्य युग्मी। बाह्य युग्मी का अर्थ क्या होता है, यानी इनके युग्मक बाहर निकलते हैं किसी जगह से, फिर आकर किसी एक निश्चित जगह पर उनका निषेचन होता है। जैसे मनुष्य में पुरुष से क्या निकलता है, स्पर्म, और स्पर्म में क्या होते हैं आपके शुक्राणु। यानी जिन्हें शुक्राणु जो हैं, शुक्राणु आपके पास सीमन के थ्रू किस में जाते हैं, मादा अंग में, और मादा अंग में कहाँ जाकर, गर्भाशय के हिस्से के फैलोपियन ट्यूब में जाकर निषेचित होंगे। तो इसका मतलब है वहां पर दोनों कहीं ना कहीं से निकल कर आए हैं।
एक कहां से निकल कर आया, अंडाशय से, और एक कहां से निकल कर आया, टेस्टिस से। लेकिन दोनों के जनक क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सोगेमी। तो एक्सोगेमी होते हैं, उनमें दोनों पाए जाते हैं, नर और मादा जो अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो नर और मादा जनांग क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, यानी जिसमें नर और मादा जनांग क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डायोइसियस। यानी डायोइसियस वर्ड जो लगता है ये क्या होता है, एक लिंगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी का अर्थ है जिसमें जनांग अलग अलग हैं। जैसे मनुष्य के पास लैंगिक अंग अलग है, पेनिस, यानी पेनिस के अलावा ये तो सहायक अंग होता है पेनिस, जिसे हम सिसन कहते हैं, लेकिन जो असली ओरिजिनल अंग होता है रिप्रोडक्टिव के लिए, प्रजनन के लिए, वो टेस्टिस होते हैं, वृषण जिन्हें कहते हैं हम। दूसरा, अब जो आते हैं दूसरे, एंडोगेमी, यानी इन्हें कहते हैं अंतःयुग्मी। यानी एक बाह्ययुग्मी है तो एक क्या होते हैं आपके, अंतःयुग्मी। तो जो अंतःयुग्मी होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोगेमी। तो जो एंडोगेमी होते हैं ये कौन से जीव होते हैं, जिनमें नर और मादा जनांग एक में पाए जाते हैं, यानी जो जनक होगा वो एक ही होगा। यानी इसमें नर और मादा जनांग, नर प्लस मादा जनांग एक में ही हो, कि नर और जो मादा जनांग है वो एक ही जीव में हो, तो हमारे पास वो जो चीज होती है उसे हम कौन सा कहते हैं, अंतःयुग्मी। थोड़ा सा डार्क करना पवन, ठीक है। तो ये अंतःयुग्मी है। अंतःयुग्मी में हमारे पास कौन से जीव आते हैं, द्विलिंगी। अंतःयुग्मी में कौन से आते हैं, ये वर्ड आप याद रखोगे, द्विलिंगी आते हैं। द्विलिंगी या इन्हें हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी। तो द्विलिंगी और जो उभयलिंगी होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मोनोइसियस, यानी जिसमें जनांग, नर और मादा के जनांग दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, एक ही जीव में होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी या क्या कहते हैं, उभयलिंगी। उभयलिंगी इन्हें हम वर्ड देते हैं मोनोइसियस, कि जो मोनोइसियस होते हैं वो कौन से जीव होते हैं, उन्हें हम एंडोगेमी कहते हैं। यानी ये वो जीव होते हैं जिनमें जो निषेचन या जो भी जीव बनेगा वो एक में ही बनेगा, और उसी में क्या होते हैं, नर और मादा जनांग दोनों होते हैं। तो इस श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें एंडोगेमी, और है किसके आधार पर, हमारे इस युग्मक संलयन के आधार पर, सिंगेमी के आधार पर है। दूसरे आते हैं युग्मक संरचना। युग्मक संरचना का अर्थ है जो गैमेट्स, गैमेट्स के आधार पर हम इन्हें बांटते हैं। तो गैमेट्स के आधार पर जब बांटते हैं तो दो तरह से होते हैं। एक आपके पास गैमेट्स एक जैसे हों, यानी युग्मक संरचना में जो आपके पास युग्मक एक प्रकार के हों तो क्या कहलाता है, जो निषेचन होने वाले युग्मक एक ही प्रकार के हों। एक ही प्रकार के जो युग्मक होते हैं उन जीवों को हम स्पेशली क्या कहते हैं, आइसोगैमी। यानी आइसोगैमी का अर्थ होता है समयुग्मी, यानी जिनके युग्मक एक तरह के हो तो उन जीवों को क्या कहा जाता है, आइसोगैमी, या हम क्या कहते हैं, समयुग्मी। और नंबर 2, जिनमें क्या है, युग्मक भिन्न प्रकार के हों, तो युग्मक संरचना भिन्न हो। तो जो युग्मक संरचना भिन्न होगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे एन आइसोगैमी। वैसे ये हिट्रो और होमोगैमी भी होते हैं, तो होमोगैमस भी वर्ड दिया जाता है इन्हें, होमोगैमस। तो होमो जो गैमस होते हैं वो आपके पास कैसे होते हैं जीव, समयुग्मी होते हैं, एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं संरचना के आधार पर। युग्मक की संरचना अगर भिन्न हो, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में क्या होता है, मेल और फीमेल के गैमेट्स अलग अलग होते हैं, तो उनकी संरचना क्या है, भिन्न है। तो युग्मक संरचना अगर भिन्न हो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एन आइसोगैमी। यानी मनुष्य किस युग्मक संरचना के अंतर्गत आता है, एनाइसोगैमी, या हम लिख सकते हैं हेट्रोगैमस। यानी ये आपके पास कैसे होते हैं, हेट्रोगैमी होते हैं। और वैसे हिंदी में क्या कहेंगे इन्हें हम, विषम युग्मी। यानी हिंदी में नाम क्या दिया जाएगा, विषम युग्मी। तो विषम युग्मी के अंतर्गत आते हैं हम, जिसमें हमारे पास नर और मादा जनांग अलग हैं, तो नर और मादा जनन कोशिकाएं भी क्या होंगी, अलग। जो उच्च कोटि के, उच्च वर्ग के पादप
उच्च वर्ग के स्तनधारी होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, विषम युग्मी होते हैं। तो यानी उन्हें हम हेट्रोगैमी या क्या कहेंगे, एनआइसोगैमी। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों एक रिप्रोडक्टिव सेक्शन की सीरीज है हमारे पास कि जिसमें जीवों का जनन किस किस अंतर्गत कैसे आता है, तो लैंगिक जनन के आधार पर बताया। अब बात आती है कि मनुष्य में जो जनन है वो आपके पास किस प्रकार होता है। तो मनुष्य का जो जनन है, मनुष्य में जनन यानी जो मनुष्य में प्रजनन है, रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसे होती है, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है वो खास तौर पर किस क्राइटेरियन में बांटी जाती है प्यारे बच्चों, कि उसमें दो जनक हिस्सा लेंगे। यानी मनुष्य में जो प्रजनन करने वाले होंगे, एक होगा आपके पास नर और एक होगा आपके पास मादा। यानी जो नर और मादा है ये शब्द कहां से निकल कर आए हैं, ये उन जनन कोशिकाओं के आधार पर निकल कर आए हैं, गैमेट्स के आधार पर निकल कर आए हैं। तो आपके पास जो नर गैमेट्स होता है, नर नर शब्द किसके लिए लगता है, शुक्राणु के लिए, यानी जो सपम है। तो सपम के लिए शब्द क्या दिया गया है हिंदी का, नर यानी मैल। तो मेल जो वर्ड है, मेल जो टैग है वो कहां से निकल कर आया है, स्पम। तो यानी सपम किसको कहते हैं यहां पर, शुक्राणु। तो जो पुरुष है या जो नर है वहां पर बनने वाली जनन कोशिका कौन सी होती है, इन्हें हम जनन कोशिकाएं कहते हैं। तो पुरुष के अंदर से निकलने वाली जनन कोशिकाएं कौन सी होती है, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, यानी रिप्रोडक्टिव जो सेल है, जनन कोशिकाएं पुरुष से निकलती है वो कौन सी होती है, सपम, जिन्हें आप शुक्राणु कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। दूसरे नंबर पे आती है मादा, जिसे आप क्या टैग दे रहे हैं, फीमेल का। तो फीमेल वर्ड आया कहां से, फीमेल जो है वो उनके रिप्रोडक्टिव सेल के दम पर नाम दिया गया। मादा, मादा ओरिजिनल में क्या है, आपके पास अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु, अंडाणु जिसे हम क्या कहते हैं, ओवम। यानी अंडाणु जो है वो मादा के किस हिस्से से निकलता है, अंडाशय से यानी ओवेरी से। इसी अंडाणु को एक तरह से हम मादा से निकलने वाली क्या कह सकते हैं, जनन कोशिका। यानी ये जनन कोशिकाएं जो है ये आपके पास दो तरह की है। तो मनुष्य के लिए नर और मादा से जो रिप्रोडक्टिव या जो जर्म सेल आती है जो आपकी जनन करेगी आगे, वो दो होती है, शुक्राणु और क्या, अंडाणु, सपम, और जिसे हम क्या कहते हैं, ओवम। अब बात आती है कि जो आपका शुक्राणु बनता है ये कहां बनता है मनुष्य में, तो ये भी आप याद रखो, इसी के फलों में बता देते हैं कि शुक्राणु का जो निर्माण है वो आपके पास किस में होता है, मनुष्य के वृषण में होता है। यानी वृषण क्या होते हैं, आपके टेस्टिस। यानी ये वो टेस्टिस हैं जिन्हें बॉडी का थर्मामीटर भी कहा जा सकता है, टेम्परेचर कंट्रोलर ऑफ द ह्यूमन बॉडी आपके पास कौन है, आपके टेस्टिस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी के शरीर से इनका टेम्परेचर क्या रहता है, 2 डिग्री के लगभग कम रहता है। और इनकी स्थिति कहाँ होती है, शरीर के बाहर होती है। जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा, उसके कहाँ होती है, बाहर। और कहाँ होती है, फ्रंटियर में, ठीक है। और किसके साथ संलग्नित होते हैं ये, पेनिस यानी सीसन, जिसे आप लिंग कह सकते हो। तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस आपके वृषण है, वृषण में ही निर्माण होता है किसका, शुक्राणु का। तो वृषण का जो निर्माण, वृषण जो निर्माण करता है वो कौन सी जगह करता है, तो उन्हें कहा जाता है शुक्र जनन वाहिकाएं। यानी शुक्र जो जनन वाहिनिकाएं होती है उन्हें हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। यानी सेमिनिफेरस जो ट्यूबल है वो एक तरह से शुक्र जनन नलिकाएं होती है। यानी टेस्टिस के किस भाग में इनका निर्माण होता है, डिटेल में भी बता रहे हैं आपको। तो इनका निर्माण प्यारे बच्चों शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। तो शुक्र जनन नलिकाएं आपकी किस हिस्से में होती है, वृषण के हिस्से में होती है। झुंड होता है, ट्यूबल्स होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर आपका वक्त कितना लगता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में प्यारे बच्चों 50 से 60 दिन लगते हैं सपम को जनरेट करने में। तो एक सपम सेल को जनरेट होने में कितना ड्यूरेशन लग रहा है आपका, कम से कम 50 से 60 दिन। तो जो आपकी शुक्र जनन होती है
फिर इसका नाम भी लिया जाता है कि जो शुक्र जनन है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कि जो शुक्राणु बनता है इसकी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कि जो नर पुरुष का नर जो हिस्सा बनता है, नर जो कोशिका बनती है उसका नाम है शुक्राणु। उसके लिए जो प्रोसेस लगती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी आपके पास उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी जो हिंदी में नाम देंगे तो इसे कहते हैं शुक्राणु जनन। यानी हिंदी का तो नाम सिंपल है लेकिन इंग्लिश का नाम थोड़ा अलग है। इंग्लिश को भी हिंदी में देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर, तो उसे लिखा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटो जो जेनेसिस है ये आपका हिंदी टैग है किसके लिए, शुक्राणु जनन के लिए। तो आपको बताया है कि शुक्राणु जनन नलिकाओं में जब बनता है तो यहां उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 50 से 60 दिन। और ये स्टोर कहां जाके होता है ये भी याद रखोगे, आपके पास जब बाहर निकलने से पहले इसका संचित सछान जो होता है, स्टोरेज जो प्रॉपर्टी होती है टेस्टिस के किस हिस्से में होती है उसे कहते हैं एपिडिडेमिस, जिसे हम अधिवृषण कहा जाता है। तो अधिवृषण क्या होती है, एपिडिडेमिस। यानी यहां तो ये बनते हैं और संचय इनका कहां होता है वो भी याद रखें आप, संचय। तो संचय आपका कहां होगा, एपिडिडेमिस में। तो एपिडिडेमिस में क्या होता है, इनका संचय होता है। एपिडिडेमिस आपके पास क्या कहलाती है वैसे, एपिडिडेमिस। तो एपिडिडेमिस को हम हिंदी में एक नाम देते हैं जिसे कहा जाता है अधिवृषण। अधि जो वृषण है वो आपकी वाहिनिकाएं होती है, वहां संचय होता है किसका। और यहां जो उनका परिपक्व भी पूछा जाता है कि मैच्योरेशन, परिपक्व भी किस जगह होता है, अधिवृषण में ही होता है। यहां पे ही सपम परिपक्व होता है और यहां मैच्योरेशन के लिए उसका टाइम पीरियड कितना है, 14 दिन का है, 2 सप्ताह। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहां से आगे जाने के लिए अब तैयार है वो, वरना किसी में बदलाव हो जाएगा। तो इसीलिए उसका टाइम पीरियड यानी जो उसका जीवन काल है वो कितना दर्शाया जाता है। तो सपम का जो जीवन काल है वैज्ञानिक आधार पर कितना दर्शाया जाता है, 74 दिन। यानी 60 दिन तो यहां लगे, 14 दिन वो वहां स्टोरेज में रहेगा, तो टोटल ड्यूरेशन उसकी कितनी है, 74 दिन। यानी 74 दिन में सपम बनता है। तो ध्यान रखे जो हस्त मैथुन करने वाले जीव हैं वो भी इस चीज को फोकस करें कि आपके शरीर से निकलने वाला एक छोटा सा सपम कितने टाइम पीरियड के बाद बनता है, 74 दिन के बाद। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर की सबसे बड़ी ताकत होती है। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, आत्म ज्ञान की ताकत। ये तुम्हारा अंदर का प्रकाश है। यानी यूर ऑन लाइट बी स्टोरेज ऑफ सपम, यानी सीमन, यानी वीर्य को संचित करना ही शरीर में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही आपकी स्पिरिचुअलिटी पावर भी है, ये भी याद रखना। तो इसलिए इस पे थोड़ा फोकस करना कि जो जीव इस चीज को विनाशकारी की ओर लेकर जाते हैं उन्हें इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कई प्रकार के विकार भी हमारे अंदर पैदा होते हैं, रोग के कारक हो जाते हैं। हम एक रोग के झुंड हो जाते हैं, कब, जब हम इस चीज पे फोकस नहीं करते। इसी तरीके से सेम इनके अंदर भी है, लेकिन जो एक तरह से सक्रियता होती है वो मनुष्य में सक्रियता ज्यादा होती है, कंट्रोल कम होता है। लड़कियों में उनसे ज्यादा सक्रियता होती है जबकि उनमें कंट्रोल भी उतना ज्यादा होता है। ये भी याद रखना, सेक्सुअल प्रॉपर्टी के दौरान अगर हम बात करें कि किस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है तो वो स्त्रियों में सबसे ज्यादा होती है, किसके मुकाबले, पुरुष के मुकाबले। यानी पुरुष तो कहीं देखते ही है डगमगा जाता है। ये कहानी उस पुरुष के लिए है जिसकी फर्टिलिटी क्या है, बिल्कुल देखने की लो है। अब मादा के अंदर जो अंडाणु बनता है, जनन कोशिका बनती है, ये किस जगह जाके बनती है आपकी प्यारे बच्चों, अंडाशय में। और अंडाशय में जब बनती है तो ये आपके पास एक तरह से किन कोशिकाओं के द्वारा पकड़ के रखा जाता है और वो आगे जाके क्या है, बदल जाती है। तो जो अंडाशय में क्या है, जो अंड्स होते हैं यानी जो ओव पार्ट होते हैं वो इनका निर्माण करते हैं और वो फिर जैसे ही छूट जाता है अंडाशय से क्या, अंडाणु, तब वो अंडाणु छूटता है तो वो जो कोशिकाएं होती है वो एक नया रूप ले लेती है जिन पे हम कॉर्पस ल्यूटियम वर्ड देते हैं। पित्त एक यौक बन जाती है, पितक कोशिकाएं बन जाती है
जो एक तरह से गर्भवती महिला के बच्चे के जन्म के समय क्या करती है, एक हार्मोन स्रावित करने का योगदान देती है। ये था प्यारे बच्चों आज का एक थोड़ा सा ट्रेलर, किसके लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। बाकी हम करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।